हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष चौहान और आप देख रहे हैं जागो इन्वेस्टर चैनल। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स जो ऐसी फैमिलीज़ को हेल्प करेंगी जिनके घर में किसी की अनटाइमली डेथ हो गई और उसकी फैमिली ये सोच रही है कि भाई उसके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कैसे पता लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो काफ़ी परेशान है। हालांकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है वो तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ पॉइंटर्स या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्लूज दे सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ईमेल आईडी के बारे में। जिसकी डेथ हुई है उसका जो ईमेल आईडी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी कोई खरीदता है या कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन करता है। और ईमेल आईडी पे जनरली प्रीमियम रिसीट या फिर उसका स्टेटमेंट या ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है। कभी भी उसने कुछ पेमेंट किया हो, चाहे आज किया हो चाहे 5 साल पहले किया हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सो अगर आपको ईमेल आईडी का एक्सेस मिल जाता है तो दैट इज़ वंडरफुल। उससे अच्छा कुछ और नहीं है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता चल सकती है। वो है पहली चीज़। सेकेंड जो पॉइंट है वो है फ़ोन के बारे में। अगर फ़ोन है आपके पास तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों को आपको एक्सेस करने मिलेगा, क्योंकि उससे ओटीपी जनरेट होता है, उसमें कई बार रीसेट पासवर्ड के लिंक्स आते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि इस कंपनी से इस इंसान ने पॉलिसी ली थी तो आप कम से कम उसके वेबसाइट पे जाके नंबर से लॉगिन करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो ओटीपी जनरेट होगा। तो इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। या फिर किसी चीज़ का पासवर्ड भूल गए हैं तो भी उसका पासवर्ड रीजनरेट करने के लिए आपको ओटीपी वगैरह लगेगा। सो फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इवन फ़ोन के एसएमएस या उसके जितने भी व्हाट्सएप चैट्स, ये सब से भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दैट इज़ सेकेंड पॉइंट। अभी तीसरे पॉइंट पे आते हैं। एक और तरीका है जिससे आप काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं, वो है बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग का एक्सेस है तो आप पिछले कई साल के या कई महीनों के बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और उसकी एंट्रीज देख सकते हैं कि भाई क्या परचेज़ किया, क्या नहीं किया, कहाँ प्रीमियम पे किया। सो कई बार वर्ड्स ऐसे उसमें यूज़ होते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड परचेज़ या फिर प्रीमियम पेमेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे आपको वर्डिंग्स उसमें मिल जाएंगे। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ एटलीस्ट आइडिया मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, अगर पर्सन एम्प्लॉयड था, किसी के यहाँ सैलरीड एम्प्लॉयड था, तो आप एचआर से मिल सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। और वहाँ पे टैक्स डिक्लेरेशन हर साल दिया जाता है टैक्स बचाने के लिए, 80C और 80D इन सब के लिए। तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ हिंट मिल सकता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, किस टाइप की पॉलिसी खरीदी थी, कुछ हिंट तो ज़रूर मिलेगा वहाँ से। पांचवा जो पॉइंट है वो है डेथ सर्टिफिकेट के बारे में। नाउ इस चीज़ को याद रखिए कि डेथ सर्टिफिकेट जो है वो एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी इंश्योरेंस क्लेम करना है या कोई भी इन्वेस्टमेंट क्लेम करना है, उनका बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसको हम बोलते हैं, वो सब क्लेम करने के लिए, या इवन उनका घर जो है वो उसमें नाम चढ़ाने के लिए, ये सब के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट तो लगने ही वाला है। दूसरी चीज़, जब आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए काफ़ी प्रोसेस होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना, हॉस्पिटल से कुछ डॉक्यूमेंट लाना, ये सारा कुछ करने के लिए आपको टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, जब आप उसको अप्लाई करेंगे उसके 1-1.5 महीने बाद वो जनरेट होके आएगा। तो इन सारे प्रोसेस में आपको कम से कम नहीं तो 2 से ढाई महीना, 3 महीना, कई बार 4 महीने तक लग जाते हैं डेथ सर्टिफिकेट हाथ में आने में। और उसके बाद आप फिर चालू करेंगे प्रोसेस क्लेम करने के लिए, उनका इंश्योरेंस है या फिर उनका बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए जितने जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। नाउ आप म्यूनसिपल जो ऑफिस होता है लोकल, जहाँ पे डेथ हुई है, वहाँ पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उसमें जिसकी डेथ हुई है उसका नाम, उसका प्लेस ऑफ डेथ, रीज़न ऑफ डेथ, ये सारा बहुत क्लियरली होना चाहिए, कुछ मिस्टेक ना हो। इवन जो नाम वगैरह सब मेंशन्ड है उसमें मेक श्योर कि उनका जो आईडी है, पैन कार्ड स्पेशली, उसके हिसाब से नाम हो, अदरवाइज बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़, जब आपको ये डॉक्यूमेंट मिले डेथ सर्टिफिकेट, आप वहीं पे पहले से ही उनको बोलिए कि अगर वो एडिशनल कॉपीज़ दे सकते हैं आपको 10, 15, 20 कॉपीज़, क्योंकि बहुत जगह आपको ये डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो जितना हो सके आप उतने डॉक्यूमेंट्स, उतने कॉपीज़ आप अपने पास रख लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आप उसको नोटराइज भी करा लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है।
ये था 5th पॉइंट। 6th पॉइंट पे चलते हैं। अगर डेथ हॉस्पिटल में हुई है, हालांकि जैसे कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई है वो तो हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हुई है, वहाँ पे डॉक्टर स्टेटमेंट या फिर हॉस्पिटल का डिक्लेरेशन, रीज़न ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ, ये सारा बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए और ये आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए क्योंकि आपको ये डेथ सर्टिफिकेट को जनरेट करने में लगने वाला है। ओके, बाकी आपको इंश्योरेंस वगैरह में भी, इंश्योरेंस क्लेम में भी शायद कहीं कहीं लग सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ है तो आपको एफआईआर की कॉपी लगेगी बहुत सारी जगह, तो जस्ट मेक श्योर कि आप एफआईआर करा दें और एफआईआर की कॉपी भी ले लीजिए। 8 पॉइंट है कि लॉकर के बारे में। बहुत सारे लोगों के पास लॉकर होता है बैंक में। आई होप आपके पास उसकी एडिशनल की या मेन की होगी। और कई बार क्या होता है कि कई लोग कई पेपर्स या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो लॉकर में रख देते हैं बिना बताए फैमिली को। उनको लगता है चलो बाद में बता देंगे, या कई बार नहीं शेयर किया होता। तो आप एक बार ज़रूर लॉकर में सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, खोल के सब चीज़ें देखिए, उसमें ज़रूर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब 9th पॉइंट पे आते हैं, विल के बारे में। तो विल के बारे में 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज हम उनके मदर या फादर हैं, या वाइफ हूँ मैं, या मैं उसका हस्बैंड हूँ, या मैं उसका किड हूँ, ब्रदर हूँ, तो क्योंकि मेरा उसके साथ ब्लड रिलेशन है तो ऑब्वियस है कि ये पैसा मेरे पास आएगा, मैं ही उसका वारिस हूँ एक तरीके से, और इसमें कुछ एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। कई बार आप जब बैंक में जाएंगे या म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएंगे, पीपीएफ अकाउंट को क्लेम करने जाएंगे, तो आपसे ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो आपसे प्रूफ मांगेंगे रिलेशन का। तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि यार इतना क्लियर है, ये देखो रेशन कार्ड, या ये देखो ये डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करता है, ये मैरिज सर्टिफिकेट है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स होने से नहीं चलता है। ओके, ये सारी चीज़ें लीगली ही तय होंगी, और जो लीगल हायर वर्ड जो यूज़ करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं लीगली जो वारिस है, कौन वारिस है ये कौन डिसाइड करेगा। जस्ट बिकॉज कोई किसी की वाइफ है या कोई किसी की मदर है, वो डायरेक्टली लीगल हायर डायरेक्ट नहीं हो जाता है। बैंक सिर्फ इस बात को सुन के वो पैसा आपको नहीं देने वाला है, उसके लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विल अगर नहीं है, और ज़्यादातर लोग विल नहीं लिखते हैं, खास करके यंग लोग तो बिल्कुल नहीं लिखते हैं। इवन बहुत सारे लोग जो 50, 60s या 70s में होते हैं उसमें भी ज़्यादातर लोग नहीं लिखते हैं। तो अगर विल नहीं है तो आपको कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। तो आप कोर्ट में जाएंगे, एक लॉयर से मिलिए, उससे बोलिए मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए। वहाँ पे आप सारा ब्लड रिलेशन क्या है, मैं इनकी वाइफ हूँ या हस्बैंड हूँ या मदर हूँ या लड़का हूँ लड़की हूँ, ये सारा आप वहाँ करेंगे। वहाँ से आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जो कोर्ट बोलता है लीगली एक डॉक्यूमेंट, वो इशू होगा, और उसके बेसिस पे ही आपको क्लेम मिलेगा, या कोई भी एसेट्स आपके नाम पे होगा, या घर की एंट्री, घर पे अगर आपका नाम चढ़ना है तो वो सारी चीज़ें इसी से होगा। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर विल है तो बहुत सारी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, इवन विल भी होता है लेकिन वो रजिस्टर्ड विल नहीं होता है, और रजिस्टर्ड विल लाइक नॉर्मल विल जो अनरजिस्टर्ड है वो भी लीगल होता है। एक प्लेन पेपर पे भी विल लिखा हुआ है, वो लीगल माना जाता है इंडियन लॉ के हिसाब से, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको कोई भी डिस्प्यूट कर सकता है। कैसे पता लगे कि ये विल डुप्लीकेट फ्रॉड नहीं है, किसी ने मरने के बाद किसी ने तो लिख नहीं दिया है, ये सब बातें उठ सकती हैं। सो उसके लिए क्या होता है, अगर विल है भी तो कई बार अगर डिस्प्यूट है फैमिली में और लोग लड़ रहे हैं तो प्रोबेट की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोबेट का सिंपल मतलब है कि ये विल जेन्युइन है नहीं है, इसको कोर्ट डिसाइड करेगा, और वहाँ से एक प्रोबेट करके एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको लाना पड़ेगा। वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगेगा, शायद कुछ फीस भी लग सकती है, लेकिन कई बार उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब 11th पॉइंट पे जाते हैं। एक आपको फाइल बनानी चाहिए जहाँ पे आपने बहुत सारे आईडीज़ या बहुत सारे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बार बार लगने ही वाले हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका पैन कार्ड, जिसकी डेथ हुई है उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, चेकबुक, मैरिज सर्टिफिकेट, और ऐसे जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारा आप एक फाइल में रखें, उसके काफ़ी सारे ज़ेरॉक्स कॉपीज़ रखें, और वो आपको बार बार लगने वाली है। ये था 11th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है, ओके, बहुत सारे लोग जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई है
उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है, या फिर अगर अपनी नहीं होती तो कई बार कंपनी की होती है। तो डेथ के बाद ऑब्वियसली शुरू के कुछ दिन या कुछ वीक तक तो वो स्थिति नहीं होती जहां आप ये सब काम कर सके, लेकिन एक बार जब चीज़ें सेटल हो जाएं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम भी कर सकते हैं। वहां से भी आपको एक बड़ा अमाउंट मिल सकता है। अगर आपका बहुत बड़ा खर्चा हुआ है और आपके पास है हेल्थ इंश्योरेंस तो 2-4-5 लाख रुपए वहां से मिल सकते हैं, राइट। सो ये कर सकते हैं आप। 13th पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉयर की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, कोई भी अगर नौकरी कर रहे थे जिनकी डेथ हुई या वो सैलरीड थे, तो एम्प्लॉयर कई बार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उनकी अपनी खुद की कोई स्कीम होती है। और कई बार अगर अच्छी पोस्ट पे हैं वो, तो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, एनीवेयर फ्रॉम 25 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, इतना होता है। तो वहाँ से भी आप क्लेम कर सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी मदद करेगी। 14th पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉयर की अपनी कोई खुद की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम उन्होंने नहीं ली है, तो अगर ईपीएफ है, प्रोविडेंट फंड जो कटता है, उसमें ईडीएलआई स्कीम होता है। सो जो भी मंथली वो पैसा भरते हैं उसमें से एक पार्ट जो है उसके लिए भी जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो उसमें भी अप टू 7 lakhs, मिनिमम 2.5 lakhs और अप टू 7 लाख रुपीज़ का क्लेम वहाँ पे भी मिल सकता है। तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन डोंट वरी, थोड़ा आप अगर तकलीफ ले सकते हैं तो आपको कम से कम 2.5 लाख मिनिमम और अप टू मैक्सिमम 7 लाख रुपीज़ भी आपको मिल सकता है। कुछ टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन ठीक है, जो भी अमाउंट मिल जाए क्या बुरा है। 15th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई टिप नहीं है, बस एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि जब किसी मेन ब्रेड विनर, जो मेन पर्सन है फैमिली का, जो कमा रहा है, उसकी जब डेथ हो जाती है तो एक बहुत ज़्यादा पैनिक होता है परिवार में, ऑब्वियस है। और कुछ टाइम के बाद ये थॉट्स आते हैं कि भाई इंश्योरेंस का पैसा आ गया, अब हम क्या करें, इसको कैसे इन्वेस्ट करें, इसको हमको सेफ रखना है पैसा। और उस मोमेंट पे आपके लाइफ में, आपके रिलेटिव्स में, आपके पड़ोसियों में कोई ज़रूर आ सकता है जो आपको ये बोले कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर लो, ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो, ये सेफ़ है, ये गारंटीड है। जस्ट मेक श्योर कि आपको जो भी करना है, जो भी आपको डिसीजन लेना है, वो एक टाइम के आप बाद लें। अभी तुरंत कोई रश नहीं है, कोई पैनिक मत करिए, कुछ भी कहीं भी टाइम जा नहीं रहा है। आप थोड़ा समझ लीजिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करते हैं, क्या चीज़ों को देखा जाता है, क्या नहीं देखना है, आपके लिए क्या अच्छा है, आपको शॉर्ट टर्म में करना है, लॉन्ग टर्म में करना है। उन बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ नहीं है कि बस आपने इन्वेस्ट कर दिया, कोई पॉलिसी ले ली और हो गया। खास करके अगर छोटे बच्चे हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे छोटे बच्चों के लिए ये पॉलिसी ले लो, चाइल्ड प्लान है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट वो कई बार गलत हो जाता है इन्वेस्टमेंट, और एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो पैसा आपके हाथ से निकल जाता है। तो जस्ट मेक श्योर आप पैनिक ना होए, रश में ना रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप तुरंत आप उस पैसे को बैंक में रहने दीजिए। बहुत हुआ तो आप 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए उसकी फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से पढ़ के फिर उसका डिसीजन लीजिए, ठीक है। एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलिए अगर आपको लगता है कि वो आपको हेल्प करेगा, या फिर आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और फिर आप सोच समझ के करिए। हमारे खुद के वेबसाइट पे jagoinvestor.com पे आप आ सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ के फिर आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जिसकी डेथ हुई है, आप उसके बेस्ट फ्रेंड या फिर उसके ऑफिस में कोई कलीग है या कोई भी ऐसा इंसान जिससे वो बहुत बात करता है, बहुत क्लोज है, उससे एक बार आप बात करिए। आप उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई कुछ उन्होंने शेयर किया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं या फिर शेयर करते हैं। एटलीस्ट कई बार क्या डिस्कस नहीं, बट बातों बातों में कुछ किस्सा सुना रहे हैं, कुछ अपना बात बता रहे हैं, और उसमें वो कई बार बताते हैं, अरे मैंने ये किया, अरे मैंने वो किया, मैंने ये आज ख़रीदा, मैंने ये पॉलिसी ले ली, अभी बताया नहीं है घर वालों को लेकिन हाँ बताऊंगा, या फिर मैंने ये प्लॉट ख़रीदा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गया था देखने और मुझे ठीक लगा, मैंने ले लिया, बाद में बताऊंगा। ऐसा कई बार लोग इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते। कई बार क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में शेयर करते भी हों तो उनके बीच में ही ये इन्फॉर्मेशन होती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो गई है एक साथ। तो जो चीज़ हस्बैंड को पता थी और वाइफ को उसने बताया था या उल्टा, वो कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होता, या बच्चों को तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा, इतने छोटे अगर बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा ये इन्फॉर्मेशन को निकालना। तो अगर वो
बेस्ट फ्रेंड से बात करें या ऑफिस कलीग से बात करें, एक एडिशनल पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ से कुछ पॉइंटर्स उनको ज़रूर मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर एम्प्लॉयर जो है, तो लास्ट जो सैलरी है उसकी अनपेड लीव्स होती हैं कई बार, जो उन्होंने छुट्टी नहीं ली होती है, ग्रेचुइटी होता है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर के पास होते हैं, और उनसे बात करेंगे तो ज़रूर एक लमसम अमाउंट वहाँ से भी मिल सकता है। अब हम कुछ चेकलिस्ट देख लेते हैं। पहले हम इंश्योरेंस की चेकलिस्ट देख लेते हैं कि इंश्योरेंस में कहाँ कहाँ से आप क्या क्या क्लेम कर सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर है तो वहाँ से, जितने भी टर्म प्लान है, अगर 2 टर्म प्लान है तो दोनों से आप क्लेम कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉयर से लाइफ इंश्योरेंस है तो वहाँ से, नहीं तो EDLI स्कीम EPF के अंडर, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया। कोई यूलिप प्लान है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। कोई पुरानी LIC पॉलिसी, SBI की पॉलिसी जनरली होती है बहुत सारे लोगों के पास, बहुत पुरानी पॉलिसी होती है। जनरली अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास तो आप LIC की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ ट्राई करिए लॉगिन करने का, फ़ोन नंबर है, ईमेल ID से हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ मिले। कई बार जो घर होता है वो भी होम लोन उस पर होता है, और होम लोन का इंश्योरेंस भी कई लोगों ने लिया होता है। तो अगर वो लिया हुआ है तो कम से कम वो उतना पैसा जो है वो इंश्योरेंस से सेटल हो जाएगा। कई बार डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसमें भी कुछ इंश्योरेंस होता है, खासकर जैसे रुपए का कार्ड हो, उसमें 2 लाख का इंश्योरेंस होता है। या फिर एक्सीडेंटल डेथ हुआ है तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है। कई बार कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसमें, शायद एलिजिबल हो शायद ना हो, बहुत ज़्यादातर टाइम नहीं होता है, बट एक बार चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर हेल्थ इंश्योरेंस है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो ये सारी जगह हैं जहाँ इंश्योरेंस का क्लेम किया जा सकता है अलग अलग तरह का। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे कि क्या क्या अलग अलग तरीके। सो मैंने जस्ट लिस्ट डाउन कर दिया है। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो पोस्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है वो, ज़्यादातर लोगों का SBI बैंक के साथ होता है या डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रियल एस्टेट, अगर उनका प्लॉट है, कोई शॉप थी, कोई खुद का घर था या कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट का घर था, यहाँ पे क्लेम करना है। क्लेम का मतलब है कि अब कोई और लीगल हायर है, अगर हस्बैंड की डेथ हुई तो वाइफ, या वाइफ की डेथ हुई तो हस्बैंड या पेरेंट्स जो भी हैं उनके नाम पे उसको करना है, ये सारा जो प्रोसेस करना है। दूसरा प्लॉट स्कीम है, बैंक अकाउंट जो है उसको क्लेम करना, उसका पैसा क्लेम करना, लॉकर है उसका एक्सेस लेना, खास करके अगर आपके पास की नहीं है, तो की है तो फिर बात अलग है। फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने मतलब जितने अलग अलग कंपनीज़ के म्यूचुअल फंड हैं, फॉर एग्जांपल किसी के पास ICICI का म्यूचुअल फंड है, बिरला का म्यूचुअल फंड है, SBI का म्यूचुअल फंड है। फंड्स कितने भी हों लेकिन 3 अलग अलग कंपनीज हैं, तो आपको 3 प्रोसेस करना पड़ेगा। हर एक के फॉर्म में आपको फोलियो नंबर्स लिखने पड़ेंगे और वो आपको आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपको पैसा नहीं मिलेगा बैंक अकाउंट में, आपके नाम पे सिर्फ यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे, फिर आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट भी आपको, डीमैट अकाउंट में जनरली स्टॉक्स और बॉन्ड्स और ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके नाम पे आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसका सारा जो यूनिट्स है, जितने भी स्टॉक्स वगैरह, वो ट्रांसमिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में। थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी होता है, खास करके अगर नॉमिनी नहीं है तो फिर थोड़ा ज़्यादा ही प्रोसेस होता है, तो आपको ये देखना है। दूसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत रिसेंट सी चीज़ है, सो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें मतलब आपको चेक करना है। फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, NPS बहुत सारे लोगों का होता है। फिर एम्प्लॉयर की तरफ से काफ़ी लोगों को ये बेनिफिट्स होते हैं, RSU बेनिफिट, ESOP मिले होते हैं, खास करके अगर आप टेक रिलेटेड कंपनीज़ में हैं, IT कंपनीज़ में हैं और अच्छे पोजीशन पे है, अच्छी जगह ज्वाइनिंग की है, खास करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज़ जैसे गूगल है, अमेज़ॉन है, ट्विटर, ऐसी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें ये जनरली होता है अच्छे पोजीशन पे। ESPP है। सो ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, आप बाद में इसको सर्च कर सकते हैं। फिर EPS स्कीम होता है। EPS जो है वो EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पार्ट है, और EPF जो है वो पेंशन के लिए होता है। तो अगर किसी की 10 साल की नौकरी हो चुकी है ऑलरेडी तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल है, और अब वो नहीं है अगर, तो जो फैमिली है वो पेंशन के लिए एलिजिबल होती है। तो इसके लिए लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा कम्बरसम है, और थोड़ा दिमाग ख़राब होता है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं इसको करने के लिए। EPF स्कीम में अगर किसी ने 4 बार नौकरी बदली है, 4 कंपनीज़ में काम किया है पिछले लेट से 15 सालों में, तो चारों कंपनी से EPS सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये आइडियली उनको पहले करके रखना होता है,
ईपीएफ सर्टिफिकेट जमा करके अपने पास रखा होना चाहिए, ताकि एंड में जब पेंशन का टाइम होता है तो सारी ईपीएफ सर्टिफिकेट्स को एक साथ जमा करना होता है, ताकि जो ईपीएफ डिपार्टमेंट है वो देख सके और आपका एक्चुअल जो पेंशन है वो कितना होता है। जनरली लोग ये नहीं करते बहुत बार और ईपीएफ सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, तो अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही लाइक ये प्रोसेस बहुत दिमाग ख़राब करने वाला है। ऑब्वियसली आपको लगेगा अरे 4 साल पहले यहाँ किसी कंपनी में काम करते थे तो अब उसको अप्लाई करो, बट ये एक मैं पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा, अगर जिसकी डेथ हुई है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कई जगह ऐसा है कि पेंशन के लिए एप्लीकेबल होता है, राइट। तो वहाँ पे आप ये आपके ऊपर पॉइंट, मतलब आप ये देख लीजिए अपने से। नेक्स्ट पॉइंट है लोन का। क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, ये जितने भी क्रेडिट हैं वो आपको सेटल करने हैं। जनरली ईएमआई होती है इन सब की। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या है कि आपको आउटस्टैंडिंग लोन है उसको क्लियर कर देना चाहिए। जस्ट इसको याद रखिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, अगर कुछ भी बैलेंस है, लेट्स से 10,000 का भी बैलेंस है जो पे करना था और आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो माइंडसेट नहीं है, अभी वो माहौल नहीं है, आपने उसको छोड़ दिया, तो कई बार क्या होता है वो छूट ही जाता है पूरी तरीके से, और वो 10,000 पे पेनल्टी लगती रहती है और लेट पेनल्टी और इंटरेस्ट वो ऐड हो के एक टाइम पे वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। हो सकता है 2-3 साल में वो 10,000 की जगह 50, 60, 70,000, 1 लाख बन जाए, राइट। और कई बार अगर सेविंग बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड लिंक होता है तो वहाँ से ऑटोमेटिक भी डेबिट कर लेती है कंपनी, वो उनके राइट्स में होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। सो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको क्लियर करके आप इसको ख़त्म कर दीजिए। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो तो कंपनी को चाहिए ही, क्योंकि तभी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी उसकी ओनरशिप है वो तभी आपको वो सारी देगी। तो या तो आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंप्लीट करिए, अदरवाइज ईएमआई को कंटिन्यू रहना पड़ेगा, राइट। सो आपका जो भी इंश्योरेंस का पैसा आ रहा है या जो भी वहाँ से मिल रहा है आप प्लीज़ इसको कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपको लोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्या लोन था, कब था, क्या कंप्लीट किया था, तो सिबिल रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन का एक्सेस है जिस पे ओटीपी वगैरह आ सकता है, ईमेल आईडी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप ऑनलाइन सिबिल रिपोर्ट फ्री भी निकलती है 1 साल में एक बार, तो सिबिल से इक्विफैक्स या इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, ये सारी कंपनीज है, वहाँ से आप ये डेटा निकाल सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी डेटा मिलेगा, ठीक है। सो आई थिंक ये 20 पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप जिसने भी ये वीडियो देखा है उसको काफ़ी पॉइंटर्स मिले होंगे। आई होप कुछ हेल्प मिला हो, कुछ नए थॉट्स मिले हो कि क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी और को जानते हो जिसके फैमिली में कोई यंग पर्सन की डेथ हुई है, मेन ब्रेड विनर की डेथ हो गई है, तो उसकी फैमिली काफ़ी परेशान होगी, ये वीडियो ज़रा उनको प्लीज़ भेजिए ताकि कुछ उनको पॉइंटर्स मिले। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की होंगी, बट कुछ 2-4 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो उन्होंने शायद नहीं ध्यान दिए हो, उनको हेल्प होगी। सो दैट इज़ ऑल। इसके अलावा अगर किसी को भी कुछ गाइडेंस चाहिए या कुछ ऐसी सिचुएशन है, समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसी फैमिली है, किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड, किसी के पेरेंट्स, उनको नहीं समझ में आ रहा है, बच्चे, तो प्लीज़ आप हमें लिख सकते हैं help@jagoinvestor.com पे। हम ट्राई करेंगे, जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। आप प्लीज़ अपना नंबर भी भेजें। अगर हम ईमेल नहीं कर पाए या अगर कुछ कॉम्प्लिकेट हुआ तो कुछ केसेस में हम कॉल भी करके आपसे बात कर सकते हैं, आपको गाइड करेंगे। डोंट वरी, आप मतलब बिना निसंकोच आप मेल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। आपके साथ कोई भी मिस सेलिंग या कुछ पॉलिसी बेचना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कई बार लोग डरते हैं कि अरे नंबर दे दिया अपना या ईमेल आईडी दे दिया, ये तो सिर्फ हमको अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं और फिर अपना बेचना चालू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको हेल्प करने का इंटेंशन है, आपको कुछ भी सेल करना है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको वापस कॉल भी नहीं करेंगे अनलेस आप खुद से हमको परमिशन दें, अदरवाइज हम नहीं करने वाले हो, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट। मेरा नाम था मनीष चौहान और आप देख रहे थे जागो इन्वेस्टर चैनल। और आपको अगर कुछ और पढ़ना है इस बारे में, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए। और भी दूसरी वेबसाइट्स हैं काफ़ी अच्छी, बुक्स हैं काफ़ी जो आप पढ़ सकते हैं और नॉलेज लीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट करिए। सो थैंक्स अ लॉट, बाय।